वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों की हैवी डिमांड पे नया सेक्शनल टेस्ट आ गया है मिसलेनियस का। ठीक है, मिसलेनियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ये पहला टेस्ट है। ठीक है, आपको अभी और टेस्ट मैं मिसलेनियस के कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 100 सवाल हैं और भी कराऊंगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न क्या है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, सब इसमें आपको मिल जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर डाटा यूपी पीसीएस जो 2024 का है उसमें यही आना है। ठीक है, 2023 का ही, तो ये बात ध्यान रखना, बार बार इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रीलिम्स में आपको यही मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सवाल एक नंबर के छांट के लाया हूँ। आपको करना क्या है, हो सके तो इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला सवाल देता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो कि ऑलरेडी है। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ठीक है, सबसे बड़ा अरहर या तूर उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही है 2023 के डाटा के हिसाब से। सबसे बड़ा जौ उत्पादक राज्य या बार्ले प्रोडक्शन स्टेट राजस्थान है, ये भी सही है। सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। काजू उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य ये गलत है, यहाँ गुजरात होना चाहिए। ठीक है, गुजरात सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद दोस्तों आता है कौन? महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, गुजरात पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ये बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र, अगर दूसरा भी बता दूं मैं, महाराष्ट्र पहले पे है। दूसरे नंबर पे अगर पूछ ले कौन है तो कर्नाटक है, अरहर दाल वगैरह में कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, और राजस्थान के बाद यूपी आता है। बारले में कौन आता है? यूपी आता है। काजू की अगर बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश आ जाता है, जहाँ लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो ये वहीं होगा। बाकी महाराष्ट्र दूसरे पे है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको सही विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कच्चा पाम तेल उत्पादन में प्रथम कौन है दोस्तों? कच्चा पाम तेल उत्पादन में क्रूड पाम ऑयल, ये आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। इसमें कौन है? आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। इसके बाद तेलंगाना आता है। पहली चीज़, चना उत्पादक में प्रथम कौन है दोस्तों? तो चने उत्पादक में अगर देखा जाए प्रथम तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे महाराष्ट्र। कौन मिल जाएगा? महाराष्ट्र मिल जाएगा चने उत्पादन में। ठीक है, दूसरा मक्का उत्पादन में पूछ रहा है तो मक्का उत्पादन में कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक हो जाएगा। याद रखिए, सब नोट्स बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, मक्का उत्पादन में नंबर 1 कौन है? कर्नाटक है। रागी उत्पादन में भी कर्नाटक ही नंबर 1 है। रागी में भी कौन है? कर्नाटक। ठीक है, तो क्या बात समझे? कच्चा पाम में पहला आंध्र प्रदेश, चने में पहला महाराष्ट्र, मक्के में पहला कौन है प्रथम राज्य? कर्नाटक, और रागी में कौन है? कर्नाटक। ठीक, अरहर में कौन है? महाराष्ट्र, जौ में कौन है? राजस्थान, काजू में कौन है? महाराष्ट्र, और कपास में कौन है? गुजरात। ऐसे करके अपना एक A4 शीट लीजिए, उसमें आप यहाँ लिख डालिए नंबर 1 पे कौन राज्य है, ऐसे लिख डालिए कौन सी फसल में कौन नंबर 1। तो बार बार ये जो चीज़ें भूल जाते हो करनी नहीं पड़ेगी। एग्जाम टाइम में बस एक बार उठाया, फटाक से रिवाइज कर लिया। सब कुछ मिल रहा है, फिर भी दोस्तों आप लाभ अगर ना उठाएं तो बेकार है। फिर समझ लो, नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, और ये सब है उसमें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्य भारत के शीर्ष 3 क्या उत्पादक राज्य हैं? अब भैया हैं, पता ही नहीं, तो पता होना चाहिए। अगर पढ़ा होगा आपने एग्रीकल्चर डाटा, नहीं भी पढ़ा होगा, आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्य शीर्ष 3 तसर रेशम या टसार सिल्क जिसको बोला जाता है, टसार सिल्क, इसके लिए फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, मतलब झारखंड है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा आपका। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये भी याद कर लो दोस्तों। रेशम ओवरऑल, अगर रेशम पूछेगा ओवरऑल रेशम उत्पादन में कौन है नंबर 3 के राज्य, मतलब टॉप 3, तो कर्नाटक पहले पे है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे असम है। किसमें? ओवरऑल रेशम है। रेशम प्रोडक्शन में कर्नाटक नंबर 1 है, पहली बात। ठीक, अब सहतूत रेशम या मलबरी सिल्क में भी कर्नाटक नंबर 1 है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, बस असम हट के तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, मलबरी सिल्क में। तसार सिल्क में कौन है दोस्तों? झारखंड पहले पे। तसार सिल्क में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ठीक है, तसार में। एरी सिल्क की अगर बात करोगे, एरी रेशम में, तो असम, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, मूंगा सिल्क की बात करोगे अगर, तो असम, मेघालय टॉप 2 हैं, असम और मेघालय। ठीक है, तो ये रेशम को एक जगह लिखो रेशम, और ये टाइप लिख लो। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। रेशम ओवरऑल कर्नाटक में नंबर 1 पे है, मलबरी में भी कर्नाटक है, तसार में आपका झारखंड नंबर 1 है, एरी में असम नंबर 1 है, मूंगा में भी असम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। फिर से कह रहा है नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार सही विकल्प बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ठीक है,
पहले पे कौन है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक में? राजस्थान है पहले पे, ठीक है। पहले पे कौन है? राजस्थान है, याद रखिएगा। अब मसूर की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये गलत है, क्योंकि मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है? एमपी है दोस्तों, नोट कर लेना, एमपी है सबसे बड़ा मसूर उत्पादक राज्य। कौन है? लेंटिल, एमपी होगा, ठीक। उत्तर प्रदेश भारत में शहद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्त? नहीं, उत्तर प्रदेश भारत में शहद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है दोस्तों ये भी। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, यूपी पहले नंबर पे है। यूपी किस पे है? पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन है? वेस्ट बंगाल। शहद उत्पादन में यूपी नंबर 1, शहद उत्पादन में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश भारत में मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है दोस्तों। मांस में यूपी पहले दूसरे पे है, महाराष्ट्र यहाँ पहले पे आ जाएगा। मांस में कौन पहले पे है? महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश भारत में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है दोस्तों। पहले पे आपको पता होगा पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पहले पे पश्चिम बंगाल हो गया। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर से देखते हैं एक बार इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों, तो अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए। भारत में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भैया? उत्तर प्रदेश है, ये वाली सही है। पहले पे कौन है? राजस्थान है, बात खत्म। उत्तर प्रदेश भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, गलत है, यहाँ एमपी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत में शहद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, नहीं, पहला है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे अगर पूछे तो बताओगे वेस्ट बंगाल है सर। उत्तर प्रदेश भारत में मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ठीक है, पहले पे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश भारत में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है, पहले पे वेस्ट बंगाल है। क्लियर? यानी इसका 1, 4, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास के बीज, जूट, भैंस का दूध, प्याज या मसालों में? तो दोस्तों सब में ही भारत क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा उत्पादक है इसमें, ठीक है। कॉटन शीट, जूट, बफेलो मिल्क, अनियन और स्पाइसेस, ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, आप यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे नहीं फॉलो करें तो अभी टेलीग्राम पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगा। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आशीष तिवारी 1188 करके जोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी देख लेना इसको, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में टेलीग्राम में, ठीक है। चलिए छठे पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। सही क्या है इसमें से? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जापान में दर्ज की गई है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कहाँ दर्ज की गई है? जापान में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, देखो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फ़र्क है, ठीक है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करेगा, प्रोडक्टिविटी किसकी है भैया? प्रोडक्टिविटी जापान की है। अब इसका मतलब सर ये है कि जहाँ चाइना इतने में चावल उगाएगा और 100 कुंटल पैदा करेगा, वहीं जापान मात्र इतने ही एरिया में 100 कुंटल पैदा कर सकता है। तो प्रोडक्टिविटी ज़मीन की अच्छी है, समझ रहे हो ये चीज़? चलो, मतलब एक चीज़ को ये समझ सकते हो, जैसे कोई काम 10 आदमी 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और वही काम 4 आदमी 2 ही दिन में कर दे रहे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता फ्रांस की दर्ज की गई है, ठीक है। और गेहूं के मामले में प्रोडक्टिविटी फ्रांस की ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता, मक्के के मामले में दोस्तों, मेज़ के मामले में यूएसए की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और बागवानी के अंतर्गत सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, बिल्कुल। वेजिटेबल आर दी मोस्ट प्रोड्यूस अंडर दी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यानी इसकी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल उचित हैं, चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 7वें नंबर पे आ जाते हैं। 7वां क्या कह रहे हैं? 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार गलत विकल्प चुनना है। कौन सा दोस्तों गलत है? विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम के भाग के रूप में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है दोस्तों। कृषि जनगणना क्या होती है? 5 वर्षों के अंतराल पे होती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में पहली जनगणना 1980-81 में आयोजित की गई थी, तो ये गलत है दोस्तों। आपको पता है पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में ना, तो 70-71 बोल सकते हो आप 1971 में। हाँ, रेगुलर होना चालू हुई बाद में, वो ठीक है, पर पहली जनगणना हुई 70-71 में, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। 10वीं कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जोत भूमि का लगभग 86.08% भाग लघु और सीमांत जोतों से मिलकर बना है, ठीक। कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लघु और सीमांत किसानों के स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा वर्तमान में 47.34% है, ये भी ठीक है। मतलब आपका सिर्फ बी ऑप्शन गलत था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 8वें पे आ जाते हैं। फिर से पूछ रहे हैं 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार कौन सा गलत है? 10वीं कृषि जनगणना जो 2015-16 में हुई थी। देखिए दोस्तों, सवाल पूछ सकता है। आपने देखा कैसे 2013 का मार्स मिशन पूछ लिया इस बार RO में, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो स्त्री नहीं, मतलब वो हाई हो गए, स्त्री नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए खैर,
कौन सा इसमें बताना गलत है? परिचालन जोत का औसत आकार मिजोरम में सबसे अधिक था, ठीक है। तो परिचालन जोत का सबसे जो औसत आकार मिजोरम नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था? नागालैंड। नागालैंड में सबसे अधिक था, नागालैंड में सबसे अधिक था, ठीक है। द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग वॉज हाइएस्ट इन नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में सबसे ज़्यादा था। बाकी परिचालन जोत का औसत आकार केरल में सबसे कम है। ऑपरेशनल होल्डिंग सबसे कम कहाँ है? केरल में। 10वीं कृषि संगणना 10वीं कृषि संगणना जनगणना 2015-16 के अनुसार देश में भूमि जोत का औसत आकार कितना है? 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। देश में भूमि जोत का आकार कितना है? 1.08 हेक्टेयर। जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में, ठीक है। चलिए नौवां देखते हैं। नौवें में पूछा गलत कौन सा है दोस्तों? फिर से कृषि जनगणना 2015-16 के अंदर। देखिए आपके एग्जाम के लिए यही जनगणना आएगी, क्योंकि 2022-23 वाली अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और वो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। यही कृषि जनगणना आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंसस 2011 का इंपॉर्टेंट है ना, कृषि जनगणना 2015-16 की, मिनरल डाटा 2023 का, ठीक है। अब जिसको ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना है तो फिर भूलता रहे, अभी जनगणना हुई कहाँ है? 2011 के बाद, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लो, इससे 10 सवाल मिलते हैं। सेंसस, भारत का, यूपी का, एग्रीकल्चर, मिनरल, इन सब से 10 से 12 सवाल कम से कम आ जाता है। और बाकी ज्योग्राफी मिला दो इसमें कि कौन पहला है कौन दूसरा, तो और 5-10 बढ़ जाएंगे। चलो फिर खैर नौवां देखते हैं। जोतों की संख्या में सर्वाधिक कमी गोवा में दर्ज की गई है दोस्तों। द मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ होल्डिंग वॉज बीन रिकॉर्डेड इन गोवा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है दोस्तों, गलत नहीं है, सही है। दूसरा कह रहा है पूरे देश में कुल 14.6 करोड़ जोत में 2 करोड़ 38.2 लाख भूमि धारकों की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है दोस्तों। नहीं, उत्तर प्रदेश दूसरे पे नहीं है दोस्तों, बिहार दूसरे स्थान पर है। कौन है? बिहार दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इसको याद रखना आपको कि 14.6 करोड़ जोत से एक, और ये भी स्टेटमेंट गलत है, 1 करोड़ 64.1 लाख भूमि धारक हैं। कितने भूमि धारक हैं? 1 करोड़ 64.1 लाख, 1 करोड़ 64.1 लाख भूमि धारक हैं सिर्फ कहाँ? बिहार में। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए 11-10 पे आ जाते हैं। 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगर आप टोटल एग्रीकल्चर एरिया देखा जाए तो राजस्थान पहले में है, ये ठीक है दोस्तों। कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे पे है, ये भी सही है। कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरे पे है, ये भी सही है। और कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश चौथे पे है, ये भी सही है। अरे चारों ही सही है ये। और मेन चीज़ देखिए, ये सबसे बड़े राज्यों की भी एक क्रम है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, राजस्थान पहले पे आता है, ठीक है। चलिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्या सही है दोस्तों, ये बताना आपको, इनमें से क्या सही है। 2022-23 फसल वर्ष 2 कुल खाद्यान्न उत्पादक कितना हुआ है? 323.55 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना? 323.55 मिलियन टन। दूसरा कह रहा है 2022-23 में तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 40 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना? 40 मिलियन टन। डाटा याद रखना पड़ेगा भैया, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 112.18 मिलियन टन रहने का अनुमान है। तो इसकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, ठीक है, कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। 12th नंबर क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको हटा दीजिए, स्टेटमेंट थोड़ी मिसमैच्ड हो गई है। 13 देख लेते हैं, 13 क्या कह रहा है, ठीक है। गलत विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। चलिए एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एमएसपी पे आप देख रहे हो कितना बवाल चल रहा है इस टाइम, ठीक। एमएसपी को कौन तय करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। ये उसकी सिफारिशें होती है, उसी के हिसाब से एमएसपी तय होता है। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि विकास दर 2020-21 में 3.33% से गिर के 2021-22 में 3% हो गई है दोस्तों, ठीक है। कृषि विकास दर में कमी आई है बिल्कुल, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र पिछले वर्ष के दौरान 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। 6 कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है? 4.6% से। इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब कोई गलत नहीं है, याद रखना। पहली स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। चलिए 14 पे आ जाते हैं। वर्ष 2022-23 में कृषि के लिए जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार नीचे दी गई सभी फसलों में से किस तिलहन फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे अधिक फसल का उत्पादन हुआ है सोयाबीन का। किसका हुआ है? सोयाबीन का, ठीक है। इसको याद रखना आपको, सोयाबीन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। खनिज डाटा 2023 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? भारत
दुनिया का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है? दुनिया का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है? बिल्कुल सही है, छठे नंबर पे है। भारत दुनिया का 15वां सबसे बड़ा एपेटाइट उत्पादक देश है? एपेटाइट में कौन से नंबर पर इंडिया? 15। बॉक्साइट पे कौन से नंबर पे? छठा। चौथे पे किस नंबर पे इंडिया, मतलब चौथे में किस चीज़ों में है? भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एल्यूमिना उत्पादन देश है। कौन सा? एल्यूमिना उत्पादन में चौथे नंबर पे है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। तो एल्यूमिनियम में चौथे पे हैं, नहीं, एल्यूमिनियम में तीसरे पे हैं, एल्यूमिना में चौथे पे हैं, एपेटाइट में 15 पे हैं, और बॉक्साइट में कितने पे हैं? 6 पे हैं। ठीक है, तो ये याद रखने आपको, कोई गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, नोट करिए, नोट्स बनाइए। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, विश्व में भारत का उत्पादन में स्थान और खनिज। ठीक है, भारत कौन से उत्पादन में दूसरे ही नंबर पे हैं, सब किन किन चीज़ों में दूसरे नंबर पे है ये बताना। ठीक है, तो देखिए दूसरे पे सबसे पहले हम बैराइट में हैं, किस में है? बैराइट में हो जाएंगे दूसरे पे, बैराइट में। ठीक है, बैराइट में हो गया। दूसरा, सीमेंट में भी हम दूसरे नंबर पे ही आते हैं। सीमेंट में किस पे आते हैं? दूसरे नंबर पे। और दोस्तों सामान्य नमक में भी भारत दूसरे पे आ जाता है। सामान्य नमक में भी दूसरे पर आ जाता है, किसमें? सामान्य नमक में, नहीं माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड, सामान्य नमक में तीसरे पे हैं, सॉरी, तीसरे पे हैं सामान्य नमक में। बैराइट में दूसरे पे हैं, सीमेंट में दूसरे पे हैं। ठीक है, और क्रोमाइट में अगर पूछेगा तो क्रोमाइट में हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं। कोयले में भी हम दूसरे नंबर पे हैं दोस्तों, कोयले में भी हम किस पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं, तो ये भी मैच कर रहा है सही। कोयले में भी हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, यानी 1, 2, 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है, 1, 2, 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। फिर से बताता हूँ, बैराइट में भारत दूसरे नंबर पे है, सीमेंट में दूसरे पे है, कोयले में दूसरे पे है, क्रोमाइट में 4 पे है, सामान्य नमक में 3 पे है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 पे। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये बस जानना आपको, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तांबा अयस्क, तांबा या मिनरल ओर में भारत का स्थान क्या है प्रोडक्शन में? 7वां है। ठीक है, ये भारत का स्थान क्या है? 7वां है दोस्तों। फेल्ड्सपर में भारत का स्थान चौथा है दोस्तों, ये भी सही है। फेल्ड्सपर में भारत का स्थान कितना है? चौथा है। मैंगनीज में चौथा नहीं है दोस्तों, मैंगनीज में भारत का स्थान वर्ल्ड में 5वां है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 5वां है। बाकी लिग्नाइट में कौन सा स्थान है? दूसरा है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। कॉपर में 7, फेल्ड्सपर में 4th, मैंगनीज में 5th और लिग्नाइट में 2nd। ठीक है, चलिए नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। ठीक है, चांदी उत्पादन में प्रथम कौन है दोस्तों? राजस्थान। चांदी उत्पादन में प्रथम कौन है? राजस्थान। इस्पात की अगर बात करी जाए स्टील में, तो स्टील में कौन है? स्टील में है आपका उड़ीसा, बिल्कुल सही है। स्टील में या इस्पात में उत्पादन में प्रथम उड़ीसा है। टिन उत्पादन में झारखंड, ये गलत है, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़। झारखंड उत्पादन में कौन है? छत्तीसगढ़। यहाँ झारखंड उत्पादन कह रहा हूँ। टीन प्रोडक्शन में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चांदी में राजस्थान है, स्टील में उड़ीसा है, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा है क्वेश्चन। 19 में पूछा निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। अयस्क एवं खनिज श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात हीरे का किया जाता है। डायमंड्स आर दी मोर एक्सपोर्टेड इन द ओर एंड मिनरल्स कैटेगरी, बिल्कुल सही है, ये भारत सबसे ज़्यादा डायमंड का ही वो करता है, क्या? एक्सपोर्ट। अयस्क एवं खनिज श्रेणी में सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम क्रूड का किया जाता है, तो ये भी सही है दोस्तों। हम सबसे ज़्यादा किसका इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम का ही तो करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का। और धातु एवं मिश्र धातु श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात लोहा एवं इस्पात का किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम? आयरन एंड स्टील एलॉयज। ठीक है, एलॉय कैटेगरी में, बिल्कुल सही है। धातु एवं मिश्र धातु श्रेणी में सबसे अधिक आयात फास्फेट का किया जाता है दोस्तों, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। ठीक है, क्योंकि फास्फेट का नहीं करते हैं, सोने का करते हैं अगर धातु और मिश्र धातु में बात करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेड, मतलब इम्पोर्ट जो हम करते हैं मेटल और एलॉय में, वो क्या करते हैं? गोल्ड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गोल्ड करते हैं, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 20 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। देखो इंस्टीट्यूट से भी सवाल बहुत आने लगा है, 1-2 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं। आरओ में देख लो कितना बवाल चल रहा है, भी हो सकता है पेपर के चांस है, क्योंकि चुनाव ने हो सकता है पेपर दोबारा हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 50 है, तो अपनी तैयारी जारी रखें, ये उसके लिए भी है, आरओ के लिए भी, यूपी पीसीएस में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग पेपर सेम ही कराता है, बस लेवल थोड़ा आरओ का ज़्यादा है। चलिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी सही है, झांसी में हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोस्तों,
ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में नहीं है, ये बरेली में है, इज्जत नगर में, बरेली, ठीक है, इज्जत नगर, ठीक है, बरेली में है, इज्जत नगर में। अरे यार इंग्लिश में लिखने में ज़्यादा बेटर लगता है, बरेली, याद रखो, बरेली याद रखो, बस काम चल जाएगा, इज्जत नगर, ठीक है। 2000, चलो 21 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गलत क्या है ये बताना, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। वैधानिक नगरों की संख्या या नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन 4041, बिल्कुल सही है ये। जनगणना नगरों की संख्या 3894, ये भी सही हो जाएगा। कुल नगरों की संख्या कितनी थी? 7935। कुल नगर कितने? टोटल नंबर ऑफ टाउन्स 7935, ठीक है, इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है नगरीय संकुलन से रिलेटेड है, गलत पहचानना है पहली चीज। नगरीय संकुलन क्या होता है? जब एक वैधानिक शहर और उसके शहरीकृत विस्तार, दो या दो से अधिक वैधानिक जनगणना कस्बों का निरंतर शहरी विस्तार होता है, मतलब कंटिन्यू अर्बन एक्सपेंशन दो गणना से ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो उसको नगरीय संकुलेशन या अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। ये बात ठीक है। नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक शहर होना चाहिए और 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कम से कम 20,000 होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक अर्बन एग्लोमरेशन तभी कहलाएगा जब उसकी जनगणना के अनुसार 20,000 होना चाहिए और एक शहर हो, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 23 पे आ जाते हैं। 23 में भी निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वर्ग एक 468 नगरीय संकुलन नगर है, मतलब इसका समझिए देयर आर 468 अर्बन एग्लोमरेशन या सिटीज ऑफ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ रहती है ऐसे 468 नगर संकुलन है, तो ये बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही खाली 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ रहती है ऐसे 64 नगरीय संकुलन है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरे भारत में नगर निगम के आधार पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 497 शहर हैं। 497 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के आधार पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 68 शहर हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 64 शहर हैं, कितने हैं? 64, 64, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यूपी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ हैं वो 64 हैं, ठीक है। चलिए 64 मतलब 24 नंबर देख लेते हैं, 24 क्या कह रहा है। सही विकल्प बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 योजनाबद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा न्यू कानपुर सिटी, ठीक है। देयर आर 3 प्लान सिटीज इन उत्तर प्रदेश, कौन कौन सी है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों, प्लान सिटीज हो गई हैं। 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा सिटी कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों। अब बताइए क्या कानपुर मेगा सिटी है? बिल्कुल कानपुर मेगा सिटी है, तो ये मेगा सिटी हो गई। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में 3 यूए टाउन्स ग्रेटर मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता है, बिल्कुल दोस्तों 3 टाउन्स यही हैं, कौन कौन सी? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 25 पे आ जाते हैं। 25 में भी आपको बताना है निम्नलिखित में से गलत कौन सा है, ठीक है, कौन सा इसमें गलत है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक वर्ग किलोमीटर में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष जो कि है वो सर्वाधिक है, मतलब केरल में जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है शहरों में वो 0 से 6 वर्ष है, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है 0 से 6 वर्ष का चाइल्ड सेक्स रेशियो केरल में, ठीक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्ग एक में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, नहीं, तो ये मेरठ में नहीं है दोस्तों, आगरा में सबसे कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो नगरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आगरा में सबसे कम है, यूपी में स्पेसिफिकली, तो ये गलत है। बाकी देश में नगरीय संकुलन जो होता है नगर की दृष्टि से बाल लिंग अनुपात पूरे देश में 899 है, ठीक है, जो शहरों में होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो पूरे देश में 899 है, और देश में वर्ग एक नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से लिंगानुपात 921 है, ठीक है, ओवरऑल सेक्स रेशियो 921 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 899 है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। 26 में भी आपको पहचानना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश बरमूडा है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 2011 मोस्ट अर्बनाइज सेंटर कंट्री नॉर्थ अमेरिका इज बरमूडा, बिल्कुल सही है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज बरमूडा है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही, अमेरिका की भी कोई सिटी यहाँ नहीं आती, ठीक है। दूसरा मतलब 100% अर्बनाइज। 2011 के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश
रीयूनियन है। अफ्रीका का सबसे जो अर्बनाइज्ड है वो कौन है? रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीय जो देश है वो उरुग्वे है, बिल्कुल। साउथ अमेरिका का सबसे ज़्यादा अर्बनाइज उरुग्वे है, और अफ्रीका की बात करोगे तो रीयूनियन है, नॉर्थ अमेरिका का बरमूडा है। ये तीनों स्टेटमेंट एकदम याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए 27 पे आ जाते हैं। विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 2018 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की वार्षिक शहरी विकास दर सबसे अधिक है? Which among the following continent has the highest annual urban growth rate as per the data of urban and rural population of major regions of the world? तो ये आपको मिलेगी अफ्रीका की सबसे ज़्यादा, किसकी मिल जाएगी? अफ्रीका की दोस्तों सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन मतलब रूरल पॉपुलेशन मिलेगी आपको, ठीक है। विकास दर जो है रूरल और अर्बन की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अफ्रीका में। चलिए 28 पे आ जाते हैं। 28 क्या कह रहा है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें से सही है? ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत ब्राज़ील है दोस्तों। तो अब ब्रिक्स तो आपको पता ही होगा दोस्तों कौन कौन इनमें से आता है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें से सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड है वो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, ठीक है। ब्रिक्स देशों में नगरीकरण की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान आता है, बिल्कुल सही है। भारत किसने नंबर पे आता है दोस्तों? 5वें नंबर पे आता है। शार्क देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश भूटान है। शार्क कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। शार्क कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन है नगरीकृत? भूटान देश है, बिल्कुल सही है। और शार्क देशों में नगरीकरण की दृष्टि से भारत का यहाँ भी कौन सा स्थान है? 5वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 5वां स्थान हो जाएगा। और अगर मैं दोस्तों आपसे पूछ लूँ शार्क की कंट्रीज़, क्या बता सकते हो कमेंट में? ठीक है, शार्क की कंट्रीज़ बताइए कमेंट में दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए 29 पे आ जाते हैं। 29 में बताना है निम्नलिखित में से गलत कौन सा है, ये पहचानना आपको, ठीक है, कौन सा गलत है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है दोस्तों। तो ठीक है, ये आपने अभी लेटेस्ट में भी न्यूज़ देखी होगी, भारत चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट का शीर्षक 8 अरब लोग अनंत संभावनाएं, बिल्कुल 8 बिलियन पीपल इन्फिनिटिव पॉसिबिलिटीज, 8 बिलियन पीपल इन्फिनिटिव पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में से सबसे बड़ा हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग का है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लार्जेस्ट शेयर क्या है पूरे वर्ल्ड में? 15 से 64 साल के लोग। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए 30 नंबर पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? 15% वैश्विक आबादी 65 साल से ऊपर की है। 15% से जो ऊपर आबादी है मतलब वैश्विक आबादी वर्ल्ड की वो 65 साल से ऊपर, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। 15 नहीं होना चाहिए, 10% है। कितने? 10% वैश्विक आबादी जो है पूरे वर्ल्ड में वो 65 से ऊपर है, और सबसे ज़्यादा 15 से 64 साल के लोग पूरी दुनिया में पाए जाएंगे, ठीक है। विश्व के लगभग 2/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां कुल प्रजनन दर 2.1 के आसपास है, मतलब टोटल फर्टिलिटी ही इतनी है कि 2 बच्चों के आसपास होंगे वहाँ फर्टिलिटी में। दुनिया की कुल 8,045 करोड़ आबादी में से 1/3 आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है, समझ रहे हो आप? पूरी आबादी का खाली 1/3 भारत और चीन में ही हो गया। 8 बिलियन में से आप समझो मोटा मोटा 150 करोड़ भाई बहन हम हो गए, 150 करोड़ चाइना के हो गए, 300 करोड़ के आसपास तो यही होगा 3 बिलियन, ठीक है। तो सही है। वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन, 2100 में 10.4 बिलियन हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो मुश्किल है हम लोगों का जीवित रहना, ठीक है। तो पर देख रहे हो और जनसंख्या बढ़ी रही है भैया, तो चीज़ों में और कंपटीशन बढ़ेगा, हर चीज़ के रिसोर्सेज भी कमी होंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो फिलहाल ये सब सही है, बस ये आंकड़ा यहाँ 10% होना चाहिए, और ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, और आपको मेंस में भी ये आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। चलिए 31 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? भारत की लगभग 25% जनसंख्या जो है वो 0 से 25 वर्ष की आयु की है, बिल्कुल एकदम जवान। हमारे हार्मोन्स एकदम पीक पे हैं। अब किसी ने कुछ बोला अब ठोक देंगे, गोली मार देंगे, चल अब कुछ भी हो जाए, मतलब देखते हो उस टाइम हार्मोन्स बहुत पंप करते हैं, इतना फेक कॉन्फिडेंस अंदर रहता है, जो चाहो वो कर लो, बाद में वो फुस हो जाता है, ठीक। तो 0 से 25 साल की एज 25% लोग रहते हैं, और भारत की लगभग 7% जनसंख्या 65 वर्ष से आयु अधिक की है, बिल्कुल 7% लोग जो हैं वो 65 से ज़्यादा हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, 25% जवान एकदम 0 से 25 हैं, और लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 आयु की है। 68% कितनी है? 15 से 64 की, यानी इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी ही सही हो जाएंगी।
चलिए 32 देख लेते हैं। 32 में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। कब जारी किए थे? 9 अप्रैल 2023 को बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े, ठीक है। ये इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत में बाघों की संख्या जो है 3167 हो गई, जो साल 2018 में 2967 थी। पूरा डाटा याद रखना पड़ेगा, जरूरी है। टाइगर कितने? 3167, पहले कितने थे? 2967, 200 बढ़ गए, ठीक है। 2967 से 3167, ठीक। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है। कितनी बढ़ोतरी हुई? 6.7%। विश्व के 60% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में ही है दोस्तों। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 60 नहीं है, 70 है। कितने? इंडिया हैज़ मोर देन 70% वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। जितनी दुनिया में है उसका 70% तो खाली भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। तो 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी केवल भारत में ही है। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यानी इनमें से तो अभी 1, 2, 3 सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए 33 देख लेते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। वर्ष 2014 से 18 के दौरान बाघों की आबादी में लगभग 33% की वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत की? 33% की। वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बाघों की आबादी में 6.7% की अल्प वृद्धि हुई है। कितनी? 6.7% की, ठीक है। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान बाघ, शेर आदि जैसी 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया था, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। कर्नाटक के मैसूर में आयोजित, ठीक। चलो 34 में भी गलत विकल्प को पहचानना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य वन विभागों, संरक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ साझेदारी में आयोजित की जाती है, ठीक है। कहाँ पे? राष्ट्रीय बाघ जनगणना। इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है कि जो नेशनल टाइगर सेंसस है वो 4 सालों में होता है, ठीक। हर 4 साल में नेशनल टाइगर सेंसस होता है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कौन? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पार्टनरशिप किसके साथ करती है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में की गई थी, ये भी सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 381A के तहत हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में नहीं, 1972 में आया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, या 1972 होना चाहिए था, ठीक है। और गलत पूछ रहा था तो सी गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, पूरे टेस्ट में एकदम 1 नंबर का डाटा है। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और एग्जाम में भी ये बहुत हेल्प कर सकती हैं। चलिए 35 पे आ जाते हैं। 35 में आपको सही विकल्प पहचानना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलेम बाघ अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलेम बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलेम, ठीक। दूसरा, असम का ओरांग बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा कौन है? असम का ओरांग बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। और सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलेम। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित नवीनतम घोषित रानीपुर बाघ अभ्यारण्य देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं, ठीक है। अब पूरे दुनिया का मतलब पूरे भारत देश का 53rd बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? चित्रकूट में है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, और सबसे छोटा आपको पता चल गया, असम का ओरांग, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलेम, ठीक है। चलिए 36 पे आ जाते हैं। 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। अब आपको एमपी आ रहा होगा ध्यान, एमपी इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पहली चीज़, कर्नाटक में 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों की बात अगर करी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ गया था? कर्नाटक में, ठीक है। और एक चीज़ और, अब अगर प्रेजेंट की बात करोगे आप तो एमपी में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। याद रखिएगा, एमपी है प्रेजेंट में, बाकी 2018 के हिसाब से कर्नाटक था, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा विकल्प इनमें से गलत है? तो सबसे पहले कह रहा है वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन अधिक होगी। भैया हमारी दूध की डिमांड बढ़ती जा रही है, दूध पीना है सबको,
दूध की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, 17 ग्राम प्रतिदिन बढ़ रही है, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति ग्राम। वर्ष 2021-22 के दौरान अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95 थी पर वर्ष में, मतलब हम एक साल में, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई है पिछले वर्ष की तुलना में 5 पर वर्ष अधिक है, मतलब 100 तक पहुंच गई है। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 6.82 किलोग्राम प्रति वर्ष थी। एक साल में 6.82 किलोग्राम मांस खाते हैं, जो कि पिछले की तुलना में 0.30 किलोग्राम अधिक है और बढ़ ही रही है, ठीक है। मांस प्रोडक्शन मतलब खाने वाले मांस को बढ़ ही रहे हैं, और तो इनमें से भी कोई सही नहीं है, मतलब कोई गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात यूपी में जौनपुर में है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात ये आपको बलरामपुर में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, बलरामपुर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनमें से चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाटा है, आराम आराम से करिए, 50-50 क्वेश्चन करिए, 20-20 करिए, नोट्स बनाइए और उसको 2 से 3 बार मल्टीपल रिवीजन करिए, तब जाके ये चीज़ें दिमाग में फिक्स होंगी और एग्जाम में आपकी हेल्प तभी हो पाएगी, ठीक है। चलिए, दीवार से सट के देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार गलत बताना है दोस्तों, कौन सा गलत है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, ये ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत, ठीक है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत। सबसे कम जनसंख्या बलिया में नहीं है, महोबा में है। कहाँ पे है, महोबा में है सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, तो ये गलत थी। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला गलत है, यहाँ महोबा होना चाहिए। चलिए 40 पे आ जाते हैं। 40 में कह रहा है सही विकल्प को चुनना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी बिल्कुल GSVM कहाँ है, कानपुर में, JK टेम्पल से थोड़ा पहले ही पड़ता है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज। अब लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये गोरखपुर में कैसे हो सकता है, झांसी में, ये कहाँ पे, झांसी में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ये गोरखपुर में है, ये कहाँ है, गोरखपुर में। यानी सिर्फ 1 और 2 इसका सही है, बाकी गलत हो जाएगा। चलिए 91 पे आ जाते हैं। 91 में भी आपको बताना है गलत कौन सा है इनमें से, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। 2019-20 से 2020-21 में दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 7% बढ़ा है। इनरोलमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 7%, ठीक है। इस डिस्टेंस एजुकेशन आप समझते ही होंगे कि यार आप यहाँ रहते हो, आपने कोई हो सकता है आप नौकरी वोकरी करते हो, आपने क्या करा, फॉर्म डाल दिया, सिर्फ पेपर देने जाओगे, ठीक। डिस्टेंस एजुकेशन जैसे डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते हैं। 2019-20 के क्रमागत रूप से 2020-21 में 70 विश्वविद्यालय और 1453 कॉलेज बढ़े हैं, ठीक है, ये भी 70 यूनिवर्सिटी और 1453 कॉलेज और बढ़े हैं भारत में 2019-20 से 2021 में, ठीक। तीसरी की बात करें, 2017 में लैंगिक समानता सूचकांक 0.1 था, जो 2020-21 में 0.95 हो गया, ये गलत है। 0.95 नहीं हुआ है, 1.05 हो गया, ठीक है, बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कितना बढ़ गया, 1.05, सिर्फ सी गलत था इसमें, ठीक है। डी देख लेते हैं। 2019-20 की तुलना में फैकल्टी शिक्षकों की कुल संख्या में 47,914 की बढ़ोतरी हुई है। कितनी, 47,914 शिक्षा फैकल्टी इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी सही है। इनमें से सिर्फ कहने का मतलब है सी वाला गलत है। 0.1 से लैंगिक समानता सूचकांक 1.05 हो गया है। चलिए 42 देख लेते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर दी इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। चलिए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय है, पहली चीज तो राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, बिल्कुल सही है। अधिकतम कॉलेज घनत्व की संख्या वाला राज्य कर्नाटक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉलेज की डेंसिटी है कि हर छोटी छोटी कदमों पर, जैसे आप मतलब 1-2 किलोमीटर पर चलेंगे, कॉलेजेस की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी कर्नाटका में, ठीक है। अधिकतम कॉलेज की संख्या वाला शीर्ष राज्य भोपाल है दोस्तों। अधिकतम कॉलेज की संख्या वाला राज्य भोपाल है, ये गलत हो जाएगा। ये आपको बेंगलोर में मिलेंगे सबसे ज़्यादा कॉलेज, ठीक है। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा कॉलेज की संख्या आपको कहाँ मिल जाएगी, बेंगलोर में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे मतलब पूछ ले कि राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, तो अगर चाहो तो याद कर सकते हो, 92 यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यूपी का नंबर आता है दूसरे नंबर में, ठीक है। यूपी का किस पे आता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। बाकी ये बेंगलोर में है। उसके बाद आपको कहाँ मिल जाएगी, अगर पूछ ले कि बेंगलोर के बाद अच्छा बता दो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो आप जयपुर बता सकते हो, ठीक है। कॉलेज सबसे ज़्यादा बेंगलोर के बाद जयपुर में आपको मिल जाएंगे। चलिए 43 नंबर देखते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
गलत क्या है इसमें से ये बताना आपको, ठीक है। कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष उत्तर प्रदेश राज्य है। कॉलेज की अगर संख्या देखी जाए उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस की अगर बात करी जाएगी, कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों कि यहाँ देखिए कॉलेजों की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में मिल रही है और यहाँ मैंने बोला कॉलेजों की संख्या सबसे ज़्यादा बैंगलोर में, तो ये जिले की बात कर रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे राज्यों में बात करें कि ओवरऑल राज्यों में कहाँ कॉलेज हैं, तो उत्तर प्रदेश में, और अगर जिले की स्पेसिफिकली बात करेगा तो बैंगलोर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जयपुर में, ठीक है। चलिए 17 विश्वविद्यालय, 4375 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है खाली, ठीक है। 17 विश्वविद्यालय और 4375, ठीक है। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश द टॉप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इनरोल। हर कोई यार कॉलेज में फॉर्म भर देता है, कट्टा लगा के पास हो जाता है, गरिया के मास्टर हो कॉलेज में, हर कोई तो आजकल वकील है, कहीं से भी वो एडवोकेट ही हो जाती है, इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर पे आ जाते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या जो है 1.52 मिलियन है। भारत में विदेशी पर्यटक की आगमन कितनी है? 1.52 मिलियन। बहुत पर्यटक आता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, और कंटिन्यू वृद्धि हो ही रही है, ठीक है। भारत में प्रवासी भारतीयों के आगमन की संख्या 5.48 मिलियन है, ठीक है। जो प्रवासी भारतीय समझते हो ना, डायसापोरा, जो दूसरे देश से यहाँ आते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इंडियन ही, पर वो जैसे गांधी जी थे यार, एक तरह से समझ लो नॉन रेसिडेंट थे ना, तो ये आगे, पर अफ्रीका चले गए तो बाद में आ गए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या 7 मिलियन है। कितनी है? 7 मिलियन। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगी, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे ही बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 45 नंबर पे आ जाते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार गलत क्या है ये बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें से गलत। भारत से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 10 मिलियन है। जो भारतीय सिटीजन दूसरे जाते हैं, मतलब दूसरे देश में, तो ये गलत है, 8.55 मिलियन है। आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, आपके मेंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंस में तो लिखोगे, आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकता है ये GS2 में, ठीक है। GS1 में भी अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड आता है कुछ, तो भी आपकी मदद करेगा ये। डाटा याद करना तो बहुत ज़रूरी है, मेंस में लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो विदेश जाने वाले भारतीय नागरिक कितने? 8.55 मिलियन। नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके। सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्रियों की संख्या कितनी है? 677.3 मिलियन, ठीक है। पर्यटकों की संख्या कितनी है? 677.3 मिलियन। किसकी बात कर रहा है ये? डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात कर रहा है, पूरे डोमेस्टिक टूरिस्ट जितने चलते हैं पूरे भारत में, तो ठीक है, यानी सिर्फ ए ऑप्शन गलत है, बी सही है। भारतीय मुद्रा के संदर्भ में पर्यटन से अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 50,136 करोड़ रुपए है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में पर्यटन से अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा आय कितनी? अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 6.958 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। डाटा आपको याद करना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज जो हम खाली टूरिज्म से अर्न करते हैं ना, तो वो खाली 6.958 बिलियन डॉलर है। बहुत बड़ा एक ब्रंच हमारे पास आता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, किसके थ्रू? टूरिस्ट के थ्रू, मतलब टूरिस्ट के थ्रू में बहुत पैसा आता है। आप देखते हो ना, काशी चले जाओ, आगरा चले जाओ, कहीं भी है ना, फॉरेनर जितने आते हैं भारत के लिए, और अच्छा है ना, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा हमारा। चलिए 46 देख लेते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार गलत क्या है ये बताना है, ठीक है। वर्ष 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, बिल्कुल। जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है डोमेस्टिक टूरिस्ट में, यूपी में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया। इतनी सारी चीज़ें घूमने के लिए यूपी में। वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां रहा है, फॉरेन टूरिस्ट में 7वें नंबर पे, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट में 7वें पे और डोमेस्टिक टूरिज्म में दूसरे पे। वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में पंजाब प्रथम स्थान पर था। पंजाब किसके में? पहले स्थान पर है, समझ रहे हो आप। विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे नंबर 1 प्रधान पंजाब रहा है दोस्तों, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से फिर आपको गलत का चयन करना है, कौन सा गलत है, ठीक है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा है। दूध का कुल उत्पादन कितना रहा है? 221.06 मिलियन टन। वहीं 2021-22 के दौरान दूध उत्पादन में कह रहा है 7.29% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी। 7.29 नहीं, 5.29% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी? 5.29% की।
5.29% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक, यानी ये स्टेटमेंट हो गई गलत। 2020-21 में कृषि क्षेत्र और कुल जीवीए में स्थिर कीमतों पर पशुधन की हिस्सेदारी क्रमशः 30.13% और 4.9% थी। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो जो लाइफ स्टॉक में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है जीवीए में वो 30.13 और 4.9 रहा है। ठीक है, यानी इनमें से आपका सिर्फ दूसरा वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए 48 पे आ जाते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में गलत चुनना है दोस्तों। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में विश्व में 1.2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। कितने? 1.2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। नंबर एक चीज। दूसरा, विश्व में गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक 228.9 मिलियन भारत में है। इसके बाद 96.7 मिलियन लोग के साथ नाइजीरिया है। समझो, सबसे ज़्यादा आपको गरीबी कहाँ मिलेगी? भारत में ही मिलेगी, 228.9 मिलियन भारत में। इसके बाद नाइजीरिया आता है। ये सब डाटा देखिए आपकी पर्सनैलिटी में, आप कहीं डिबेट कर रहे हो तो आपको ये सब पता तो हो कि भारत गरीब है। ठीक है, इतना गरीब है भारत में। ड्रॉबैक्स भी याद हो, पॉजिटिव पॉइंट्स भी याद हो, तब आप जाके आंसर लिख पाओगे, तब आप जाके अपनी डिबेट को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ ऐसे बकैतीबाजी में डिबेट नहीं चलती है। भारत में गरीबी वर्ष 2015-16 के 27.7% से घटकर कितनी हुई है? 16.4%। गरीबी देख रहे हो, जो परसेंटेज है वो घटा है, नहीं तो इससे ज़्यादा थी पहले। 27.7 से घट के 16.4% हो गई है। और फिर भी भारत में 228.9 मिलियन भारत में गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, चारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 49 पे आ जाते हैं। कह रहा फिर से वही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत बताना आपको क्या गलत है। ठीक है, वर्ष 2005-6 से लेके 2019-20 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। समझ रहे हो कितने लोग? 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। ठीक है, ये वर्ष 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के पूर्ण मूल्य से सबसे तेज गिरावट देखी है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है विच वॉज द पुअरेस्ट स्टेट इन द ईयर 2015-16 has achieved the fastest reduction in the absolute value of multi-dimensional poverty index। मतलब भारत में जो बिहार है वहाँ आपने देखा बहुत ज़्यादा गरीबी थी, उसको सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन करा है पॉवर्टी वो बिहार ने करा है। फिर भी अभी भी बिहार में पॉवर्टी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। बिहार में गरीबी का प्रतिशत 2005-6 में 77.4% से घट के 34.7% हो गया है। ठीक है, अभी भी बहुत गरीबी है बिहार में, बहुत पिछड़ा अभी आपको देखने को मिलेगा। यूपी से तो बहुत पीछे है अभी वो। ठीक है, तो यानी इनमें से सिर्फ आपका कोई गलत नहीं है, सारे ही सही हो जाएंगे। ये डाटा दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा प्लीज़। चलिए 50 पे आ जाते हैं। फिर से वही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सही क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। वर्ष 2015-16 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल वर्ष 2019-21 में इस सूची में नहीं था। ठीक है, ये मतलब अगर बात करें आउट ऑफ द 10 पुअरेस्ट स्टेट की 2015-16 के अनुसार सिर्फ एक राज्य वेस्ट बंगाल है जो अब यहाँ से बाहर निकल गया, बाकी सब वैसे के वैसे ही। विश्व में सबसे अधिक गरीब बच्चे भारत में हैं, ये भी सही है। सबसे अधिक गरीब बच्चे कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। और भारत में हर 5 में से 1 से अधिक बच्चे गरीब है। भारत में हर 5 में से 1 से बच्चे जो ज़्यादा हैं वो गरीब हैं दोस्तों। ठीक है, मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन इंडिया आर पुअर। मैं ही देख लो आपके सामने बैठा हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, यानी ये सही हो जाएंगे तीनों ही बिल्कुल। चलिए 51 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या उप सहारा अफ्रीका 579 मिलियन आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा गरीब आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये जो सहारा का सब सहारन अफ्रीका ना, जो डेजर्ट सिंह वाला एरिया, वहाँ पे नाइजीरिया हो गया और बुर्किना फासो वगैरह हो गया, ये सब। उसके बाद भारत में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है विश्व में सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या के संदर्भ में दूसरा स्थान दक्षिण एशिया का है, मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा है। बिल्कुल सही है, साउथ एशिया में भारत भी तो आ ही जाता है। 2019-21 में सबसे गरीब राज्य बिहार रहा है। बिल्कुल सही है, बिहार सबसे गरीब राज्य था। और 2019 से 21 में सबसे गरीब राज्यों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान रहा है। ये गलत था। उस टाइम दोस्तों यूपी जो था उस टाइम 5वें नंबर पे था। इस टाइम भी आप ये समझो यूपी इस टाइम प्रेजेंट में 3 पे आ गया, बिहार अभी भी नंबर 1 पे है। दूसरे पे आपको झारखंड मिल जाएगा गरीबी में। ठीक है, चलिए बिहार की पॉलिटिक्स ने एक्चुअली उसको गरीब बना रखा। अब देखो बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गंदी है। लालू, नीतीश, ये सब आपस में इतना छीछा लेदर मचाए रखते हैं। इवन लालू प्रसाद ने पूरे बिहार की छीछा लेदर कर दी है। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, अब इसमें भी मुझे मत बताना, कुछ नहीं करा बिहार के लिए, इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया हूँ। चलिए खैर
क्या ही करना, 52 देखते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में अत्यधिक बहुआयामी गरीबी को मापता है। ठीक है ये दोस्तों, बहुत बिल्कुल बढ़िया सवाल है, बिल्कुल अच्छा है। दूसरी स्टेटमेंट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार वर्ष 2008 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। तो ये दोस्तों 2008 में नहीं, 2010 में आया था, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये ठीक है, सिर्फ 2010 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2022 की रिपोर्ट अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी, ये भी ठीक है। ठीक है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है 2022 की, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, ये 2022 में रिलीज हुई है। ठीक है, ठीक है, चलो, यानी इनमें से सिर्फ ऑप्शन आपका बी गलत है, बाकी ठीक है। 53 देख लेते हैं। आधारभूत पशुपालन साख्यांकी 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में कुल उत्पादित दूध में से लगभग 15% से अधिक दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा भैया ऐसा राज्य है? तो दोस्तों वन एंड ओनली राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है। अब फिर उसके बाद आप पूछोगे कौन है, तो उसके बाद यूपी आ जाएगा। ये इस सेंसस के अकॉर्डिंग है, पशुपालन साख्यांकी डाटा 2020। अभी गूगल ना करने लग जाना तुरंत। ठीक है, हर चीज़ इस डाटा के अनुसार है और जो एग्जाम में आनी है। 54, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है आपकी, कौन सा विकल्प इनमें से गलत है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 6.19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितनी? 6.19% की। ठीक है, वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 5.62% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% की गिरावट दर्ज की गई है ऊन उत्पादन में, ये भी सही है। यानी सिर्फ इसमें से डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए 55 पे आ जाते हैं। 55 क्या कह रहे हैं? आधारभूत सांख्यिकी 2022 के अनुसार सही विकल्प बताना है, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मांस के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नहीं है, मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद यूपी है। अब देखते हैं यूपी कब तक रहता है, बाबा जी मांस बंदी करवा देगा। चलो, शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है, तो ये बिल्कुल सही है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान है नंबर 1। ठीक है, ऊन उत्पादन में राजस्थान, अंडे में आंध्र प्रदेश, मांस में महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 56 नंबर देख लेते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के संदर्भ में सही विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा विकल्प इसमें से सही है। ठीक है, भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा, ठीक, टूरिज्म डाटा के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, हो जाएगा। वर्ष 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या के संदर्भ में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट ने विजिट करा है वो तमिलनाडु में करा है 2021 में, बिल्कुल सही, पहली चीज़। दूसरा, वर्ष 2021 में जो डोमेस्टिक यात्री है या घरेलू पर्यटक यात्री हैं उनकी संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है, बिल्कुल। तमिलनाडु रहा पहले स्थान पे, उसके बाद दूसरा नंबर उनकी चॉइस रही है उत्तर प्रदेश में घूमने की। ठीक है, 2021 में भारतीय नागरिकों के प्रस्थान का शीर्ष गंतव्य फ्रांस रहा है दोस्तों। मतलब अगर दूसरे देशों की बात करें तो वो नहीं रह सकता है। आपको पता होगा, हर इंस्टाग्राम खोलो, हर तीसरा आदमी आपको कहाँ जाता दिखेगा? यूएई जाता दिखेगा। क्या लिख रहा हूँ मैं? यूएई जाता दिखेगा, दुबई, हबीबी, ये सब वहीं जाते दिखेंगे। उर्वशी रौटेला तो वहीं बैठी ही रहती है। तो आपको देखोगे, मतलब एक्ट्रेस से लेके सारा जितना टिकटॉकर था, ये सब इंस्टाग्रामर्स हैं, ये सब आपको यूएई में ही मिलेंगे। ठीक है, यानी सिर्फ 1 और 2 सही है, बाकी गलत हो जाएगा। 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में विश्व का शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। इंटरनेशनल टूरिज्म की अगर बात करेगा टॉप कंट्री, तो 2020 के अकॉर्डिंग वो यूएसए है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यूएसए हो जाएगा वो। 2021 में ई पर्यटक वीज़ा पाने वाला देश रूस है। टॉप कंट्री टू गेट ई टूरिस्ट वीज़ा इन 2021 इज रशिया। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें आपका आएगा पहले नंबर पे यूएसए है ई टूरिस्ट वीज़ा गेट करने वाला। ठीक है, कौन है? यूएसए आता है, फिर रूस है, फिर जर्मनी है। यूएसए है, रूस दूसरे पे आता है। रूस किस पे है? दूसरे नंबर पे। ठीक है, टॉप कंट्री टू गेट ई टूरिस्ट वीज़ा यूएसए है, दूसरे पे रशिया है। टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल फ्रांस है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में विश्व का शीर्ष देश फ्रांस ही है, हर कोई जाना चाहता है वहाँ। फ्रांस की इवन बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट टूरिस्ट सेक्टर है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सिर्फ बी गलत, यहाँ यूएसए होना चाहिए था। चलिए 58 देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव आवरण क्षेत्र सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है ये बताना है। तो पहले तो ये देखिए मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये हैं आपके मैंग्रोव जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव और गुजरात, और एक ये अंडमान निकोबार। ठीक, अब इनमें से भी सबसे ज़्यादा पूछ रहा कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा बनाता है, तो नंबर 1 पे तो वेस्ट बंगाल है भैया आपका। ठीक है, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे गुजरात आ जाता है, तीसरे पे अंडमान निकोबार आ जाता है, चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, गोदावरी वगैरह का डेल्टा यहाँ पे। ठीक है, पाँचवें पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। बस ये 5 याद रखो, और सबसे कम याद रख लो पुडुचेरी है, सबसे कम पुडुचेरी है, ये सबसे लीस्ट है। बाकी पूरे नहीं याद रखने, बस ये जरूर याद रखना कहाँ कहाँ मैनग्रोव है, कितने। 9 स्टेट हैं ये और 3 यूटी, मतलब 12 जगह पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ मैनग्रोव पाए जाते हैं। सारे मैनग्रोव कोस्टल क्षेत्रों में होंगे। ये मैनग्रोव जितने ज़्यादा अच्छे होंगे ना, आपको ये सुनामी और साइक्लोन से बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। पर अब मैनग्रोव भी खराब हो रहे हैं तो सुनामी का भी खतरा बढ़ता जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत? अब इसमें बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में मैनग्रोव आवरण क्षेत्र सबसे कम है? आंध्रा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु में। तो सबसे कम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में, सबसे कम तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपको सबसे कम मिलेगा। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। ठीक, भारत में कुल मैनग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। तो डाटा एज इट इज याद रखो, भारत में मैनग्रोव का एरिया कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे। भारत मैनग्रोव आवरण 2019 के आंकड़ों की तुलना से 17 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। देख रहे हो, मैनग्रोव में अगर कमी होना बहुत दिक्कत है, आपके कॉस्ट सेव नहीं रहेंगे। अगर मैनग्रोव में कमी आएगी, कॉस्ट में बहुत दिक्कत आएगी साइक्लोन्स वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ISFR की जो रिपोर्ट है 2019 की तुलना में ISFR 2021 में केवल गुजरात में मैनग्रोव में कमी आई है। ये ठीक है, सिर्फ गुजरात में ही कमी आई है। ठीक है, बाकी के क्षेत्रों में ठीक ठाक है, गुजरात में कमी आई। केवल पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में देश के 44% 74 मैनग्रोव आवरण है दोस्तों। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगी, है तो ठीक है पश्चिम बंगाल में, बात सही है, पर परसेंटेज है 41.74%। डाटा याद रखना पड़ेगा। खाली वेस्ट बंगाल में पूरे जितने मैनग्रोव है उनका 41.74% खाली वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वही सुंदरवन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 60 नंबर पे पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश स्थित पक्के बाग आवरण में सबसे अधिक वन आवरण है। पक्के बाग या पाके बाग टाइगर रिजर्व कहना ज़्यादा सही रहता है। पाके टाइगर रिजर्व जो है एमपी में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे 97%। तो गलत है ये अरुणाचल प्रदेश में है, एमपी में नहीं है। पहली चीज़, ये जो पाके बाग रिजर्व है ये कहाँ पे है? अरुणाचल में है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। सबसे अधिक वन आवरण है 97%, बिल्कुल सही है। पाके टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिल जाएगा? अरुणाचल में, एमपी में नहीं मिलेगा। मध्यम सघन वन या प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। ठीक है, जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है इसमें कमी आई है 1582 किलोमीटर स्क्वायर की। और भारत में पहाड़ी जिलों की संख्या 140 है। हिल डिस्ट्रिक्ट कितने हमारे भारत में? 140। कितने हिल डिस्ट्रिक्ट? 140। जम्मू एवं कश्मीर में पहाड़ी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि जम्मू तो वैली है भैया, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हिल मिलेंगी। अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, जो कश्मीर वैली है वो किन दो पहाड़ी रेंजों के बीच में है? किन दो पहाड़ी रेंजों के बीच में है ये बताइए। कश्मीर हिल्स किन दो पहाड़ी रेंजों के बीच में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इनमें से मतलब आपका सिर्फ कौन सा गलत है? ए गलत हो जाए। चलिए 61 नंबर 61 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है? ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट का ये। भारत में कुल वन आवरण और वृक्षारोपण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 26% है। तो यहाँ दोस्तों बस ये चीज़ गलत है, 26% नहीं, ये 24.62% के आसपास है। ठीक है, कितना है भैया? पूरे देश के क्षेत्रफल का 24.62% फॉरेस्ट है। कितना है? 24.62% फॉरेस्ट एरिया। ठीक, भारत में कुल वन आवरण 7,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। ये सही है। ठीक है, ये गलत था सिर्फ ये चीज़। वन आवरण में कुल 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिशत के हिसाब से 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। परसेंटेज वाइज 0.22 और नंबरों वाइज 1540, ये भी सही है।
भारत में कुल वृक्षारोपण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.91% है। ये भी बिल्कुल सही है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है इसमें, ठीक है। चलिए 62 नंबर पे पहुंच जाते हैं। फिर से बताना भैया इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गलत बताना है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम वन आवरण एमपी में है दोस्तों, तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको एमपी में ही मिलेगा। फिर उसके बाद अगर पूछ ले तो अरुणाचल आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम वन आवरण वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो अरुणाचल नहीं, आपको मिजोरम मिलेगा। कौन मिलेगा? मिजोरम मिलेगा नंबर 1 पे। कौन मिलेगा? न मिजोरम। उसके बाद अरुणाचल आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, क्षेत्रफल वाइज देखोगे अगर, ठीक। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है, ये ठीक है। यानी इनमें से सिर्फ कौन सा गलत था आपका? इनमें से सिर्फ आपका ये वाला गलत है, दूसरा वाला, ठीक है। चलिए भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में गलत ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक में शीर्ष राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल दोस्तों इतना ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधे लगे, कार्बन स्टॉक उनके पास अच्छा है। बांस धारण क्षेत्र में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। बांस धारण में ये भी सही है दोस्तों। जो बैम्बू बियरिंग एरिया है इसमें कौन नंबर 1 पे आएगा आपका? इसमें नंबर 1 पे आपका एमपी, ठीक है। 2021 में मैंग्रोव कवर में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? ये अभी ऊपर हम लोगों ने करा, सबसे ज़्यादा वृद्धि जो दर्ज की गई है वो उड़ीसा में करी गई है। कहाँ करी गई है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। तो यानी तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 पे आ जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में गलत ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। भारत में आदिवासी जिलों की संख्या 218 है। नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितने भारत में? 218 है, ठीक है। भारत में 26 राज्यों में, भारत के 26 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा 24 है दोस्तों। तो ये गलत है, अरुणाचल नहीं एमपी में सबसे ज़्यादा आदिवासी जिले जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 24 हैं, वो एमपी में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, भूलिएगा मत। पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में, पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई थी दोस्तों। तो ये भी ठीक है, 902 किलोमीटर की वर्ग कमी दर्ज की गई है। आदिवासी जिलों में वन क्षेत्र में 55 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। जो आदिवासी मतलब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी फॉरेस्ट एरिया में कमी दर्ज हुई है 55 स्क्वायर किलोमीटर की, ठीक है। चलिए 65 देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन सा गलत है ये बताना है। वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष राज्य, टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा एमपी है। अभी देखा, बिल्कुल सही है। सबसे कम जो वन आवरण आपको मिलेगा वो हरियाणा में मिलेगा, सबसे कम, बिल्कुल ठीक है। वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और यूटी में सबसे कम अगर देखा जाए कि सबसे कम यूटी में जो आपको मिलेगा वन आवरण वो आपको लक्षद्वीप में नहीं चंडीगढ़ में मिलेगा। इतना ज़्यादा अर्बनाइज है वहाँ, फॉरेस्ट कवर आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। चंडीगढ़, कोई भी बता सकता है इसको, चंडीगढ़। चलो भैया 66 नंबर पे आ जाते हैं। 66 क्या कह रहा है? 66 में भी आपको यही बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। पिछले आकलन की तुलना में भारत के वन आवरण और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। मतलब लास्ट ईयर की तुलना में अब की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट बढ़े हैं, ठीक है। वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। इसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, ठीक है। यानी इसका कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 67 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा गलत है। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? 7,204 मिलियन टन। अब कार्बन स्टॉक का मतलब समझ लो, जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे वो सब कार्बन ही तो है एक तरह से आपका, ठीक है। कार्बन स्टॉक है वो आपके। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा भी जन्म ली थी कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल से। तो जितना ज़्यादा कार्बन क्रेडिट होगा उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। मतलब कार्बन क्रेडिट दो, पैसा लो, ठीक है। चलो तो ये स्टेटमेंट तो है आपकी बिल्कुल सही। कार्बन स्टॉक के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश नहीं, अरुणाचल है, अरुणाचल है। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ है पर कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा अरुणाचल में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर देश में पहले स्थान पर है। पर हेक्टेयर की बात करोगे जम्मू कश्मीर है, ओवरऑल बात करोगे तो अरुणाचल है, ठीक। कार्बन स्टॉक की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो सबसे क्या है? ज़्यादा है। यानी इसकी स्टेटमेंट सिर्फ दूसरी गलती, बाकी सही है।
68 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुनना है, कौन सा इसमें से सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। कितना है? 64.66%। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण से आच्छादित है। तो दोस्तों ठीक है, आप समझ रहे हो, 17 स्टेट प्लस यूटी मिला दो तो 33% आपके जोग्राफिकल एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट कवर मिल जाएगा, ये भी ठीक है। और वन आवरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले वनों में देखी गई है, किसमें? ओपन फॉरेस्ट में। तो इसकी दोस्तों तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं, ठीक है, तीनों सही है। 69 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में गिना जाता है। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ लो। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है हमारे पास यंग एज की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है, यंग एज की पॉपुलेशन अच्छी है, इसलिए हमें जनसांख्यिकी लाभांश है या डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। भारत में 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों, तो 15 से 60 नहीं है, भारत में 15 से 64 वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 15 से 64, ठीक है, 60 नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरी 15 से 64 की सबसे ज़्यादा अभी देखा था ऊपर। भारत में 2 प्रकार के वयस्क आयु वर्ग हैं, एक 15 से 39 वाले, दूसरे 40 से 64 वाले। ये हम लोगों के फादर वाली एज है, ये अपनी एज हो गई, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत में 15 से 39 आयु वर्ग को युवा वर्ग कहा जाता है, जो हम लोग चल रहे हैं अभी, तो हम लोग युवा अवस्था में है, ठीक है, युवा अवस्था में। तो यानी से ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। 70 पे आ जाते हैं दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 क्या कह रहे हैं? गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसको हम। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब बताइए क्या ये गलत है? तो भैया कितने लोग कितने एरिया में रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल, कि कितने हजार मेल में कितनी महिलाएं हैं उनके रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही है। वे सभी व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, उन्हें साक्षरों के रूप में संदर्भित नहीं किया जाता, बिल्कुल ये भी सही है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लो, लिखना भी आना चाहिए आपको, अंगूठा ही टेक अंगूठा लगा रहे हो, ठीक है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है। 71 पे आ जाते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली या SRS डाटा की बात करें, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जिसको बोलते हैं, SRS डाटा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, मई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गलत विकल्प इनमें से कौन सा है ये बताना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य बिहार है, स्टेट विथ हाईएस्ट बर्थ रेट, ये कौन है? बिहार है, ठीक है। न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य गोवा है, न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य गोवा है, बिल्कुल, लोएस्ट बर्थ रेट गोवा की है। सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जन्म दर केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव है, ये भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा इसको। और पूछा है न्यूनतम दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम दर जो है केंद्र शासित प्रदेश की अगर जन्म दर देखोगे तो आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी, ठीक है, न्यूनतम जन्म दर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, कहाँ? अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा, याद जरूर रखना भाई ये सब। चलो फिर सब दोस्तों, कौन सा डाटा पूछ रहा है? SRS डाटा ही है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपकी ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ पे देखी गई है भारत में? तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ देखी गई है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। न्यूनतम मृत्यु दर कहाँ देखी गई है? मणिपुर में, ये गलत है। न्यूनतम मृत्यु दर जो है वो नागालैंड में है दोस्तों, कहाँ पे? नागालैंड, नागालैंड, न्यूनतम मृत्यु दर नागालैंड में दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखी गई है। और न्यूनतम मृत्यु दर वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली भी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब दोस्तों नोट्स बना लोगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो भूल जाओगे, अभी देखोगे बाद में भूल जाओगे। नोट्स बना लो तो अभी प्रीलिम्स जब होगा ना 17 मार्च को, तब आपको ये जो मशक्कत करोगे यार क्या भूलूँ क्या याद करो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा पेज उठाया फटाक से 2 मिनट में रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये करो। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS डाटा मई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ देखने को मिला है? हमको मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है ये। और दूसरा कह रहा है न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल है, ये गलत है।
सबसे कम इन्फेंट मोटिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर जो दर्ज करी गई है वो आपकी मिजोरम में दर्ज करी गई है। कहाँ पे दर्ज करी गई है? मिजोरम, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, मिजोरम होगा यहाँ पे। उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। कौन सा? जम्मू कश्मीर, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें सिर्फ आपका बी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। चलो 73 नंबर पे देख लेते हैं दोस्तों, 74 क्या कह रहे हैं। फिर से वही नमूना पंजीकरण एसआरएस डाटा के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? तो जितने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सब वो दे दिए गए हैं, ठीक है। अब भी आप अगर गलत करते हैं तो दोस्तों फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात है ना। तो अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, इतना अगर आपने याद कर लिया तो काम बहुत बढ़िया बन जाएगा आपका। उच्चतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला शीर्ष राज्य, टॉप स्टेट विथ हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, छत्तीसगढ़ है दोस्तों। गलत है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये बिहार है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? बिहार। टॉप स्टेट विथ हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट किसकी है? नेचुरल ग्रोथ रेट है बिहार की। उसके बाद आपको यूपी मिलेगा, ठीक है, बिहार यूपी। सबसे कम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य में गोवा और केरल आते हैं। कौन आते हैं? गोवा और केरल, ठीक है। उच्चतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादरा नागर हवेली और दमन दीव हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और सबसे कम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? सबसे कम, ये अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। तो आराम से आपने क्या करा, नोट्स बना लिए इसके कि भैया हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट किसकी है? बिहार की है। लोवेस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट किसकी है? गोवा की है, ठीक है। यूटी में हाईएस्ट किसकी है? दादर नागर हवेली की है। यूटी में लोवेस्ट कितनी है? अंडमान निकोबार की। क्या पूछेगा इससे ज़्यादा? सब हो जाएगा, ठीक है, सब करा दिया गया है। अब फिर भी अगर याद ना करो इसी को कोसो, अरे इतना है इतना है, यार याद तो करना ही पड़ेगा। चलो, नमूना पंजीकरण एसआरएस के अनुसार फिर से आपको यही बताना है कौन सा सही है। भारत की जन्म दर कितनी है? इंडिया बर्थ रेट है 19.5। कितनी है बर्थ रेट? 19.5 बर्थ रेट है। भारत की मृत्यु दर कितनी है? 6 है दोस्तों। कितनी है? 6 है मृत्यु दर। भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर है 28 दोस्तों। कितनी है? 28। और भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर या इंडियाज नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5। ये चारों डाटा बिल्कुल सही है और आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि भैया भारत की जो बर्थ रेट है वो 19.5 है और डेथ रेट 6 है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 28 है, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5 है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई इनमें से गलत नहीं है, ठीक है। चलिए 76, नवीनतम अद्यतन के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। लेटेस्ट जो अपडेट्स है उसके अनुसार जन्म दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। जन्म दर की दृष्टि से, बर्थ रेट की दृष्टि से, बिल्कुल दोस्तों ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? दूसरा स्थान है। शिशु मृत्यु दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त रूप से दूसरा स्थान है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करोगे तो यूपी और छत्तीसगढ़ कंबाइन होकर दूसरे पे आते हैं। प्राकृतिक समृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। अगर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ग्रोथ की बात करोगे तो यूपी दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 77 पे आते हैं। 77 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो भैया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन याद कर लो कि भैया 1 साल में 1 साल से कम बच्चे जो मर जाते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। 1000 बच्चों में 1 साल से कम कितने लोग मर रहे हैं, ठीक। दूसरी 77 की स्टेटमेंट क्या कर, मतलब बी स्टेटमेंट, 9 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम होते हैं उन्हें साक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो भैया आपसे पूछे लिटरेट का मतलब क्या होता है, तो ये गलत है, 9 वर्ष नहीं, 7 वर्ष तथा उससे अधिक। कम से कम क्या है? 7 साल और उससे ज़्यादा के लोग अगर अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं तो उसको साक्षर माना जाता है। खाली पढ़ना ही नहीं, लिखना भी कंसीडर होगा इसमें, ठीक है। यानी ऑप्शन बी गलत है इसमें। सी कह रहा है प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है दोस्तों? जो नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5, तो उसको चाइल्ड बोलते हैं। इन्फेंट का मतलब 1 साल से कम के जो मर जाते हैं, ठीक है, और चाइल्ड का मतलब 5 साल से कम के। चलिए 78 पे आ जाते हैं। सही विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प सही है? प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्या है कि 1 लाख जीवित जन्मे पर, मान लो 1 लाख बच्चे जन्म लिए, 1 लाख बच्चों ने जन्म लिए, उनमें से कितनी माताओं ने जन्म देते ही मृत्यु पा ली है, उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, ठीक है।
तो ये बोला जाता है मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। प्रति महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के औसत को कुल प्रजनन दर कहते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब समझते हो क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन, मतलब एक वुमेन कितने बच्चे देती है उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। जैसे पुराने ज़माने में होता था दोस्तों, जो लेडी होती थी आप देखते थे 12-12, 13-13 बच्चे होते हैं। आज भी मतलब कई महिलाओं के 13, 14, 15 ऐसे बच्चे होते हैं। तो फर्टिलिटी रेट कितना है? अब जो भारत में फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 तक ठीक है, ठीक है, 2 बच्चे ठीक है, बट उसके ज़्यादा फिर प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। हालांकि वर्ष 1981 से पहले 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम होते थे उन्हें साक्षर कहा जाता था। तो देखो 1981 से पहले 5 साल के बच्चों को कहा जाता था, अब उसको कितना कर दिया गया है? 7 साल या उससे ज़्यादा के बच्चे जो पढ़ लिख लेंगे उनको क्या बोला जाएगा? साक्षर। यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 79 पे आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गलत विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है इनमें से। ठीक है, उड़ीसा के अलीराजपुर है, उड़ीसा के अलीराजपुर जिले में देश की सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अलीराजपुर ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। अरुणाचल प्रदेश की कुरुंग कुमे जिले में, कहाँ? कुरुंग कुमे जिले में देश की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मेघालय के शेरशिप जिले में देश की सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है। कहाँ? मेघालय के शेरशिप जिले में। तो ये दोस्तों शेरशिप जिला मेघालय नहीं, ये मिजोरम है। ये कहाँ है? मिजोरम में। यानी आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। नोट कर लो इसको, एक सेकंड, पहला तीसरा यहाँ है, नोट कर लो भैया। कि भैया क्या नोट करना है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट की अगर बात करें देश में तो हमें अलीराजपुर में मिली है जो कि एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो देश में देखने को मिली है कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश, ये ठीक है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो हमें देखने को मिला है वो शेरशिप में मिला है जो कि मिजोरम में है। ठीक है, चलिए 80 पे आ जाते हैं। 80 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प चुनना है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द रेसिड इन 3 यूटीज, पुडु, दिल्ली, चंडीगढ़। यहाँ पे आपको कोई ट्राइब नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। 2 राज्यों पंजाब तथा हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, मतलब एसटी आपको नहीं मिलेंगे पंजाब और हरियाणा में, ये भी ठीक है। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दोस्तों समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ की? तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं होगी। ठीक है, 37,001 वर्ग किलोमीटर, मच्छरों की तरह लोग हैं। तो ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का दमन जिला देश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। जो दमन जिला है देश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, बिल्कुल 533 के आसपास यहाँ पे आपको सेक्स रेशियो मिलेगा। मतलब 1000 आदमियों में आपको मात्र 533 वुमेन दिखेंगी। कहाँ पे? दमन में। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। दोस्तों कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 82 पे आ जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। कितनी है? 67.7%। यूपी की लिटरेसी रेट है। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। मेल लिटरेसी कितनी है? 77.3%। याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57.2%। कितनी है? 57.2%। बिल्कुल तीनों ही सही है। दोस्तों देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। अब छोटी सी पिक्चर देख ली और एसडीएम बनने का ख्वाब देखा, आए तो सारा धुआं निकल गया, ये नहीं। अब जो कंसिस्टेंट होके पढ़ेगा ना, 1.5 साल की मेहनत करेगा, रटेगा, लर्न करेगा, लिखेगा आंसर, वही निकाल पाएगा। ठीक है, ये इसमें कछुआ ही जीतता है, ये पता होगा आपको, इसमें खरगोश नहीं जीतेगा। जो अपनी रेस को बरकरार रखेगा, डेली चलेगा, चाहे 10 कदम चले, कहने का मतलब 10 क्वेश्चन चाहे लर्न करेगा, वही इस रेस में जीत पाएगा। अब एक ही दिन में सब खा लिया, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, चलिए 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार गलत विकल्प चुनना है। दोस्तों कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले
पशुधन की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भैया, लाइव स्टॉक में, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। भैंसों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ये भी। घोड़ों टट्टुओं की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी सही है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगी। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस है ये दोस्तों, इसी से आएगा सवाल। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब पॉजिटिव एक तरह से क्या हुई है, ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो ये हुई है दोस्तों आपकी किसमें, भैंसों की संख्या में आपकी वृद्धि दर्ज हुई है, 7.8 के आसपास है वृद्धि दर्ज हुई। नहीं तो मवेशियों में भी कमी आई है, भेड़ों की जनसंख्या में भी कमी हुई है, बकरियों में भी कमी आई है, ठीक है। सिर्फ भैंसों की जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। 85 जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ये गलत है। गाजियाबाद है, ये क्या है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद है, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यूपी में कहाँ मिलेगी, श्रावस्ती में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, 906, कितना है, 906। और उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना है, 985, ठीक है, 985। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब मेरे भाई। चलो फिर से 86 क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गलत बताना है दोस्तों, कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। औरैया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे ज़्यादा अगर आप रूरल लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो आपको कहाँ मिलेगी, औरैया में मिलेगी, बिल्कुल सही है ये। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत वाला जिला है, ठीक है। नागरिक जनसंख्या का परसेंटेज आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा, गाजियाबाद में मिल जाएगा, ये भी सही है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, मतलब आप जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये आपको सबसे ज़्यादा बलरामपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बलरामपुर में। बलिया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात है, तो ये बलिया में नहीं है दोस्तों, मऊ में है, मऊ, ठीक है। मऊ का बहुत फेमस गैंगस्टर भी है, कोई बता सकते हो क्या, तो मऊ में दोस्तों सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात दिखेगा। बहुत मुस्लिमों का इलाका है तो यहाँ पे बच्चों की संख्या आपको अमूमन ज़्यादा ही मिल जाएगी। चलो 2011 के प्रशासनिक सांख्यिकी के अनुसार गलत विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देश में जिलों की कुल संख्या 640 है। पूरे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 640। उप जिलों की संख्या या सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 5924। ऐसे ही याद करना पड़ेगा, डिट्टो। उप जिले कितने हैं, 5924, जिले कितने हैं, 640, 5924, 640। नगरों की संख्या 7933 है, कितने सिटीज़ है, 7933, ठीक है, याद रखना, यानी इनमें से कोई गलत नहीं हो जाएगा। 2011 की प्रशासनिक सांख्यिकी डाटा के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है, कर लोगे आप। देश में वैधानिक नगरों की संख्या 4041 थी। स्टैट्यूटरी टाउन जो है वो कितने हैं, 4041। दूसरा कह रहा है देश में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है, 3892, कितनी है, 3892। देश में गांव कितने हैं, तो 6.41 लाख आपको क्या मिल जाएंगे, विलेजेस मिल जाएंगे, गांव मिल जाएंगे, यानी इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई गलत नहीं है। चलिए 89 देख लेते हैं। फिर से इसमें बताना है, सही का चयन करना है, कौन सा सही है। ग्रीन पीस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वेटलैंड इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका है आपका वैंगनिंग, नीदरलैंड, वैंगनिंग, नीदरलैंड, ये भी ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ मिल जाएगा, लंदन, यूके, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन, यूके। तो ये सारे ही सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। चलिए 90 में पूछ रहा भैया निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग कब मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, बहुत सही है ये, बिल्कुल सही। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। मैनग्रूव डे 26 जुलाई को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, सारे ही सही हैं ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है सेलेक्टिव, ये आपको याद करने पड़ेंगे, सारे ही बिल्कुल सही हैं ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, याद ज़रूर रखना। इसमें नेशनल पॉपुलेशन डे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो 21 जुलाई को मनाया जाता है, ये सब याद कर सकते हो आप। नहीं 21 क्यों, 11 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल पॉपुलेशन डे। योगा डे पता होगा आपको कब मनाते हैं, 6 जून हो गया है ना, तो ये सब। चलिए 91 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सॉइल ईयर हम लोग कब मनाए हैं, 2015 में मनाया हमने। कब मनाया है, 2015 में मनाया है।
अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष ये हमने कब मनाया है? 2011 में मनाया है। कब मनाया है? 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, ठीक है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये तो अभी आपने देखा दोस्तों 2023 में कितना फेमस हुआ, ये मोदी जी का गाना भी चला है इस पे एक, ठीक है, 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010, ठीक है। यानी इसका पहला, दूसरा, चौथा सही है, सी सही होना चाहिए, फर्स्ट 2 और 4, ठीक है, फर्स्ट टू और 4, ठीक है। चलिए 92 देख लेते हैं। 92 में पूछा निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हिसार हरियाणा में, ये गलत है दोस्तों। ये हम लोगों ने इससे पहले भी करा था कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, हिसार में नहीं है, करनाल में है, करनाल में है हरियाणा, ठीक है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कसारगोड़ केरल, ठीक है बिल्कुल। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड। इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद जरूर रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देख लो हर साल एक इंस्टीट्यूट से तो क्वेश्चन आता ही आता है। 93 में आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार हरियाणा में दोस्तों। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हिसार में मिल जाएगा आपको हरियाणा में, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में नहीं है, ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है ये देहरादून में मिल जाएगा आपको। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान जो है दोस्तों ये आपको मुंबई में मिलेगा, मुंबई केंद्रीय मत्स्य फिशरीज वाला, ठीक है, फिशरीज एजुकेशन, ये आपको मुंबई में मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब 1 और 2 बिल्कुल सही है, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। चलो 94 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी दोस्तों गलत है दोस्तों। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको लखनऊ में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा, लखनऊ, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा? लखनऊ में मिलेगा, ये भी लखनऊ में मिल जाएगा आपको। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये मेरठ में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मेरठ में बिल्कुल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि एवं पौधा संस्थान, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में ही मिल जाएगा, लखनऊ, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक्लिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिल जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कलानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में सेट करना, और क्रोनोलॉजी का ट्रेंड बहुत बढ़ गया दोस्तों, चाहे ऑब्जेक्चुरी हो, ठीक है, चाहे शासनकाल हो, चाहे आपके कानून हो, आर्टिकल्स हो, ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। चलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये कब बना था दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये बना था दोस्तों 1972 में। कब बना था? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पता होगा आपको? नैरोबी केनिया। फिर दूसरा बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बहुत पहले बन गया था, 1948 में ही बन गया था। इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, अभी ऊपर देखा था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये दोस्तों 1863 में बनी थी सबसे पहले, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा 1961 में बना था, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर, रोम इटली, ठीक है। तो अब देख लो इसमें 1961, 1863, 1948, 1972, ठीक है, तो इसके हिसाब से सही क्रोनोलॉजी है 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लो याद कर लो, फिर आएगा पेपर में तो कहोगे यार फिर। चलिए नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है इनमें से? कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए सब बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड, ये गलत है। बॉक्साइट में आपको उड़ीसा मिलेगा, कौन मिलेगा? उड़ीसा, ठीक है, बॉक्साइट में उड़ीसा मिलेगा। कोल की अगर बात करेंगे आप तो कोल में आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। कोल में सबसे ज़्यादा कौन है प्रोडक्शन में? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। साधारण नमक की अगर आप बात करेंगे, सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट की, तो ये आपको गुजरात मिलेगा। यहाँ पे कौन मिलेगा? गुजरात मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिए। ग्रेफाइट में उड़ीसा ही है, ग्रेफाइट में कौन है? उड़ीसा, ग्रेफाइट में उड़ीसा, ठीक है, तो फिर से याद कर लो, बॉक्साइट में उड़ीसा, कोयले में छत्तीसगढ़, साधारण नमक में गुजरात, ग्रेफाइट में उड़ीसा, ठीक है। चलिए 97 देख लेते हैं। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार सही विकल्प का चयन करना, ठीक है, कौन सा सही है? लौह अयस्क में उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो भैया आयरन ओर में नंबर 1 पे उड़ीसा है, आयरन ओर में नंबर 1 उड़ीसा, ठीक।
लिग्नाइट में नंबर 1 कौन है? लिग्नाइट में नंबर 1 तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। आयरन और उड़ीसा, लिग्नाइट तमिलनाडु। क्वार्ट्स में दोस्तों राजस्थान है। क्वार्ट्स में राजस्थान है। सिल्वर में भी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वार्ट्स में राजस्थान है, यानी 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 98 नंबर देख लेते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार सही क्या है दोस्तों, ये बताना, ठीक है। मवेशियों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जो मवेशियों के स्थान देखेंगे तो उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, ठीक है, बिल्कुल। ये कैटल्स की बात कर रहा है। भेड़ों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। भेड़ों में यूपी कौन से नंबर पे? 10 नंबर पे आता है। ऊँटों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। ऊँट में यूपी कौन से नंबर पे? 4थे स्थान पर है दोस्तों। खच्चरों की आबादी में देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान नहीं है, 4था स्थान है यूपी का। खच्चर में यूपी किस पे? 4थे पे। यानी इसमें 1 2 3 बिल्कुल सही था, ठीक है। 1 2 3 सही है। ये नोट कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलो 99। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र जिले में दर्ज की गई है। फॉरेस्ट जो है रिडक्शन हुआ है फॉरेस्ट कवर में सोनभद्र में, ठीक है। तब भी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है अभी भी। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है, ये भी सही है। झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे? मेरठ जिले में है, ये गलत है दोस्तों। मेरठ जिले में नहीं है झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल। यह आपको आगरा में मिलेगा झाड़ियाँ, ठीक है, आगरा में मिलेगा। मैक्सिमम जो आपको शर्ब्स मिलेंगी ये आपको कहाँ मिलेंगी? आगरा में मिलेंगी। और राज्यों में 4 जिलों में वनावरण की दृष्टि से मध्यम सघन वन नहीं है। देयर आर नो मीडियम डेंस फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। सिर्फ पूरे 75 जिलों में 4 राज्यों में मीडियम और डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत बताना है क्या है, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है? कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में मौजूद है, बिल्कुल। फिर भी इसमें अभी कमी थोड़ी दर्ज की गई है, फिर भी ये नंबर 1 पे ही है। दूसरा, कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण बलिया जिले में मौजूद है दोस्तों, तो ये गलत है। ये हम लोग यूपी आरओ कर रहे थे जब, उसमें भी कर रहे थे, भदोही में है, ठीक है। सबसे कम जो है कहाँ पे फॉरेस्ट कवर? भदोही, ठीक है। सबसे कम मध्यम सघन वनों वाला जिला संत कबीर नगर है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो सबसे कम मिलेंगे आपको, ये कहाँ मिलेंगे? संत कबीर नगर में, ये भी ठीक है। सबसे कम खुले वनों वाला जिला भदोही है। सबसे कम ओपन फॉरेस्ट जो आपको मिलेगा भदोही में, ठीक है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ बी जो है इसका गलत होगा, बाकी सब सही है। तो दोस्तों ये तो कुछ 100 सवाल मिसलेनियस के। अब कल आपको मिलेगा 100 सवाल एग्रीकल्चर का, मैं आपको दूंगा कल मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एग्रीकल्चर के सवाल, ठीक है। हालांकि एक एक टेस्ट और इसके आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इसको करिए। अभी मिसलेनियस का एक और 100 दे दूंगा आपको इंपॉर्टेंट। वीडियो कैसा लगा लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, नए हो तो कमेंट करके बताओ और क्या रिवीजन करना चाहते हो।